हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ रोडीज को। ये एक रियलिटी शो है। मोस्ट ऑफ द पीपल लव्ड इट, लाइक इट एंड वॉच इट ऑल द सीजन्स एवरी ईयर। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो इसको वॉच कर रही है हर साल। आई गेस आई वॉच्ड इट फ्रॉम 5th सीजन एंड अभी इसका करेंटली 19th सीजन चल रहा है। ये शो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन लोग को जो इंस्पायर करना चाहते हैं, लोगों को फिटनेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इस शो के लिए, एंड जिनको एक्टिंग एंड डांसिंग में शौक है, जो इनिशियल लेवल पे अभी एक्टिंग एंड डांसिंग कर रहे हैं, करियर में अपने स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट एंड स्किल्स दिखाने का। एंड इस शो के थ्रू उनको बहुत न्यू वेंचर्स एंड प्रोडक्ट्स के एड्स वगैरह एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, प्रमोशनल पेड एड्स मिलते हैं। ये शो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक आम इंसान से रातों रात एक इंसान खास बन जाता है, लाखों में लोग फॉलो करने लगते हैं एकदम से। बेस्ट शो फॉर यूथ। और इस शो की एडिटिंग मुझे बहुत पसंद है। प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, जो स्टंट्स भी होते हैं, उसमें म्यूजिक वगैरह ये ऐड करते हैं, एंड उसके साथ ही जो ये वीटीज साइड बाय साइड जो इंसान रोडीज जो होते हैं वो बोलते हैं कि उस सिचुएशन में उन्होंने क्या फील किया, या उस किसी पर्टिकुलर दूसरे रोडीज के लिए वो क्या उस टाइम पे फील करते हैं, किसी की बुराई करना, किसी की अच्छाई करना, उसको अप्रिशिएट करना। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस शो के थ्रू कई बार ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसे एक या दो रोडीज ज़रूर होते हैं जो हज़ारों लोगों को इंस्पायर करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, या उनकी वजह से एक राइट पाथ मिल जाता है कई लोगों को अपनी लाइफ में, अपने करियर के लिए। एज आई सेड, मुझे इस शो का प्रेजेंटेशन एंड एडिटिंग बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ही क्लोजली हर साल ये वॉच करती हूँ। एंड मैं नॉट ओनली एपिसोड्स में इसके अनसीन क्लिप्स, अनसीन अनदेखा वीडियो क्लिप्स होती हैं, बाकी बिहाइंड द सीन्स स्टंट्स कैसे ये लोग डिज़ाइन करते हैं, ये सारी वीडियोस भी होती हैं, ये भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शो केवल एक स्टंट बेस्ड शो नहीं है। इसमें एक्चुअली आप, ये नहीं है कि आपने स्टंट परफॉर्म कर लिया तो आप सेफ हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई निकाल नहीं सकता, नहीं। इसमें क्या होता है कि हाँ, कुछ टास्क रोडियम्स वगैरह पैसे के लिए होता है एंड पॉइंट्स के लिए होता है, एंड कुछ टास्क आपके इंडिविजुअल आपको इम्यूनिटी देने के लिए, उस पर्टिकुलर एपिसोड से आपको इम्यून रखने के लिए, एलिमिनेट ना होने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं डेफिनेटली। लेकिन ओवरऑल जर्नी इसमें बहुत मैटर करती है। करीब 15-20 रोडीज इसमें सबसे पहले जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें एक जर्नी 1 महीने की या 1.5 महीने की एक साथ रह के अपने टेंट्स में अलग अलग जगहों पर जाके देश भर के अपने पूरी एक जर्नी सर्वाइव करनी पड़ती है। एंड वो सर्वाइवल बहुत ईजी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हमें कई जगह पे पॉलिटिक्स भी खेलनी पड़ती है। ये दिमाग लगाना पड़ता है कि किसके साथ अगर हम रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, किसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा हो सकता है, एंड मतलब गैंग का भी फ़ायदा हो सकता है। इस साल गैंग लीडर्स के रूप में आए गौतम गुलाटी, रिया चक्रवर्ती एंड प्रिंस नरूला। एंड पर्टिकुलर जैसे गौतम गुलाटी के गैंग में 10, रिया के में 10 एंड प्रिंस नरूला के में 10-10 रोडीज आए, तो टोटल 30 रोडीज थे। बहुत ही मेमोरेबल जर्नी थी ये, नॉट ओनली फॉर द रोडीज बट ऑल्सो फॉर द ऑडियंस। आपको ये सारे टैक्टिक्स अच्छे से इन्वॉल्व, ये जो एनालाइज भरपूर तरीके से कर पाता है, अपने सच्चे दोस्त बना सकता है, या पॉलिटिक्स भी कई बार करनी पड़ती है, तो वो ही इंसान एंड तक सरवाइव करता है इस जर्नी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं बात करूंगी रोडीज के टास्क की। तो रोडीज के टास्क बहुत ही अच्छे डिज़ाइन होते हैं, बहुत ही डायनामिक स्टंट्स होते हैं। बस कमी एक ऐसी होती है कि जैसे टॉप 30 जर्नी पर आए, पर उन लोगों को इक्वल एंड फेयर चांसेस नहीं मिलता परफॉर्म करने का। जनरली ऐसा होता है कि उनको पिच करना पड़ता है अपने गैंग लीडर्स को कि मुझे ये टास्क करने दीजिए। हर एक इंसान को मतलब टॉप 30 के, कई बार ऐसा होता है स्टंट
करने का मौका ही नहीं मिलता या बहुत कम स्टंट करने का मिलता है और उनकी जर्नी खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। रोडीज के टॉप 30 में सेलेक्ट हो पाना ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत लाइफ का सबसे टफेस्ट थिंग्स में से एक चीज़ है ये, और उसमें जर्नी पे आपको परफॉर्म ना करने को मिले तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। रोडीज के टास्क ऐसे होने चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को एक एक टास्क परफॉर्म करने का मौका मिले, हर एक गैंग मेंबर को मौका मिले, एंड एक इंडिविजुअल टास्क ऐसा होना चाहिए जो पूरा गैंग मिलके, गैंग मेंबर मिलके एक टीम वर्क में टास्क परफॉर्म करें। तो इससे क्या होगा, हर एक गैंग मेंबर को इक्वल एंड फेयर चांस मिले अपने आप को शाइन करवाने का, अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिले। ऑल्सो आई नोटिस दैट कि इस बार इतने जल्दी जल्दी वोट आउट्स हो रहे थे, एक एक वोट आउट में 6-6 लोग जा रहे हैं, कभी 4-4 लोग जा रहे हैं। मतलब आई गेस कि जर्नी को, ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें एंड एलिमिनेशन में सिर्फ 1 या 2 ही लोग एक बार में एलिमिनेट हों, वो सही है। एक रोडी को अपना कैलिबर दिखाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए और उनको परफॉर्म करने का या प्लानिंग प्लॉटिंग करने का, जर्नी पे स्टे करने का ज़्यादा समय मिलना चाहिए। इस बार मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो कंटेस्टेंट ज़्यादा डिजर्विंग थे, जिनके काफ़ी टैलेंटेड थे, उनको जर्नी में प्लानिंग प्लॉटिंग के जरिए पहले निकाल दिया गया है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को, और फुद्दू फुद्दू से लोग जो थे वो ज़्यादा चले जर्नी पे, जस्ट बिकॉज वो कंपटीशन उनसे ईजिली जीता जा सकता था, इसलिए उनको आगे लेके गए। एंड पहले के सीजन्स में ऐसा नहीं होता था कि स्ट्रॉन्ग को पहले निकाल देते थे, और क्या हुआ, इस बार मेकर्स ने कुछ प्रयास भी नहीं किया कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को वापस लेके आए। पहले के सीजन में एक मौका ज़रूर दिया जाता था कि स्ट्रॉन्ग लोग अगर निकल भी जाते थे बाई चांस, तो उनको अपने दोबारा जर्नी पे ला के मेकर्स शाइन करने का मौका देते थे, जनता के सामने अपना कैलिबर दिखाने का मौका देते थे मेकर्स। बट इस साल वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेकर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद रोडीज के मेकर्स कि इस साल उन लोग की एनालिसिस पावर बेकार हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। क्या था कि उन्होंने मतलब एनालिसिस ठीक नहीं किया और फुद्दू फुद्दू से लोग जो डिजर्विंग नहीं थे उनको फिनाले में लेके गए और डिजर्विंग वंस को बहुत पहले ही जर्नी से एलिमिनेट कर दिया। एंड लिटरली मतलब एक टाइम के बाद देखने का मन ही नहीं हो रहा था ये शो। इस साल का मेरा 2 रीजंस हैं रोडीज देखने के, कि पहले तो मैं गौतम गुलाटी को एज अ गैंग लीडर देखना चाहती थी कि वो कैसा लीडरशिप, उसमें क्वालिटीज कैसी है, क्या है। एंड जो लोग मुझे जानते तो उन्हें पता ही है कि बिग बॉस का जो गौतम गुलाटी वाला सीजन था वो मेरा आज तक का फेवरेट सीजन रहा है हमेशा से। एंड उसकी जर्नी बिग बॉस की देखने में मज़ा आ जाता है लिटरली। बहुत कम ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ वाले लोग बिग बॉस में आते हैं। तो गौतम गुलाटी के बिग बॉस की मैं मतलब वो लेवल ही उसका अलग था। मैं बहुत बड़ी क्रेज़ था मेरे अंदर गौतम गुलाटी को एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट देखने का। तो वो ही मुझे देखना था कि वो रोडीज में कैसे परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि बिग बॉस में तो उसको इंडिविजुअली परफॉर्म करना था, बट यहाँ पे एक गैंग लीडर की तरीके से गैंग को चलाते हुए करना था। तो ये मेरा मेन मोटिव था कि हाँ, मेरे को गौतम गुलाटी को देखना है। सेकेंड रीजन वॉज, जब रिया चक्रवर्ती का मैंने सुना कि वो एज अ गैंग लीडर आ रही है, तो मुझे वो था कि अरे, मेरे मन को थोड़ी सी निराशा हुई थी रिया चक्रवर्ती का नाम सुन के। और ऑलरेडी उसने सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में इतना क्योस क्रिएट करके रखा था, तो मुझे ये था कि शिट, इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं, रिया चक्रवर्ती को नहीं मिलनी चाहिए थी। बट ऑन द सेकेंड नोट आई थॉट कि देख, जो भी उसके ऊपर एलिगेशन सुशांत के केस के लिए लगे हैं, तो मैं उसको एक क्लोजली ऑब्जर्व करूं कि वो किस टाइप की इंडिविजुअल उसकी पर्सनालिटी है। क्या वो वाकई में मतलब वो तेज तर्रार कनिंग लड़की है जो जैसा सुशांत के केस में पोर्ट्रे हुआ है, उसका अंदर का मतलब जैसे इंसान देखना चाहती थी कि मैं वो किस टाइप की पर्सनालिटी है रिया। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म उसे ऑब्जर्व करने का नहीं मिल सकता था, इसलिए मेरा सेकेंड रीजन यही था कि मैं उसकी चालाकी को देखना चाहती थी, उसको एज अ पर्सन ऑब्जर्व करना चाहती थी। अब मैं इंडिविजुअली सारे गैंग लीडर्स गौतम गुलाटी, रिया चक्रवर्ती एंड प्रिंस नरूला के बारे में एक एक के बारे में बताऊंगी डिटेल्स में। सो आई स्टार्ट विद गौतम गुलाटी। जब
गौतम गुलाटी की बिग बॉस जर्नी से मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थी, इंस्पायर्ड थी, तो मुझे एज़ अ गैंग लीडर उसको देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी। बट आई हैव टू एडमिट दिस फैक्ट कि एज़ अ गैंग लीडर ही फेल्ड मिज़रेबली। मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस all went into vain. I was highly disappointed with Gautam Gulati as a gang leader. गौतम गुलाटी से ना तो कंटेस्टेंट्स के नेम्स अच्छे से याद हो पा रहे थे, ना ही रोडियम्स जो मतलब मिल रहे थे किसी भी कंटेस्टेंट को सेव करने के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए, तो उसकी कैलकुलेशंस उससे नहीं हो पा रही थी। कितना खर्च करना चाहिए किस पे, कितना नहीं खर्च करना चाहिए, रोडियम्स को बचा के नहीं चल रहा था। हमेशा पीयू एंड पराक्रम को अपना फेवरेट मान के उनके ऊपर रोडियम्स ही खर्च करते जाना है, जबकि वो लोग हमेशा टास्क में मिस्टेक्स करते थे एंड कई बार टास्क जीतते भी नहीं थे। एंड अपने ही गैंग मेंबर्स की वैल्यू ना समझ पाना, इवन मैं कहूँगी कि कभी वो दूरदर्शी देखना ही नहीं कि उसके पीयू और पराक्रम के अलावा उसके गैंग में हिमांशु एंड दिग्विजय ऐसे कंटेस्टेंट थे जो उसको हर टास्क जिता सकते थे और पीयू पराक्रम से बेटर परफॉर्म कर सकते थे। एंड गेम की समझ जो ओवरऑल पॉलिटिक्स अंदर चलती है कैंप के अंदर, वो बेटर समझ के उनके सामने पोर्ट्रे कर सकते थे। बट अपना दिमाग गौतम गुलाटी कभी चलाता ही नहीं था। हमेशा दिग्विजय को कंट्रोल करना कि मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है, मैं गेम चला रहा हूँ, मैं, और तू गैंग लीडर की सुनने आया है, तू अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, ये तेरा सीजन नहीं है गौतम गुलाटी, ये दिग्विजय का सीजन है। लेट हिम शाइन। वो तुझसे, जब तुझे गेम समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैंप के अंदर क्या चल रहा है, तो तू दिग्विजय को क्या सिखाएगा कि कैसे गेम खेलना है। वो तुझसे लाख गुना बेटर गेम खेल रहा था, और अगर सिर्फ तुम्हारे हिसाब से वो नहीं चलता होता ना, तो वो जर्नी पे भी बहुत आगे जाना था, वो फाइनलिस्ट होता एंड माइट बी वो विनर होता। मुझे तो वो क्लियर कट विनर दिखता था, बट तुम्हारे कारण तुमने उसे सेव नहीं किया, इस वजह से उसको जल्दी निकलना पड़ा जर्नी से। गौतम गुलाटी इतना बैल बुद्धि होगा ये मुझे नहीं पता था लिटरली। एंड उसको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि रोडीज इज नॉट ऑल अबाउट टास्क, इट इज अ गेम ऑफ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हो बाहर, कैसे शाइन होते हो, वो भी इसमें कैलकुलेट होता है रोडीज वाले शो। आप इस शो में रहकर ही बोल सकते हो, अपना रियल व्यक्तित्व दिखा सकते हो जनता को। जो बोलोगे उस बेसिस पे जनता आपको जज करती है, ठीक है। तो गैंग लीडर के रूप में गौतम गुलाटी को इतनी सी बात नहीं समझ में आती, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था लिटरली। एंड गौतम गुलाटी की गेम पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं थी, इस वजह से उसकी ही गैंग से सबसे ज्यादा लोग एलिमिनेट होते जा रहे थे। रोडीज के मेकर से मैं यही कहूंगी कि गौतम गुलाटी को एज अ गैंग लीडर कभी दोबारा प्लीज इस शो में साइन मत करना। ही माइट बी अ गुड होस्ट, उसको होस्ट के रूप में रख सकते हो, बट एज अ गैंग लीडर कभी नहीं। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अब मैं बात करती हूँ रिया चक्रवर्ती की एज अ गैंग लीडर। सुशांत के केस के बाद मन तो नहीं होता कि रिया चक्रवर्ती की कुछ तारीफ करूं, बट आई हैव टू एडमिटेड कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट गैंग लीडर है। उसने इस शो को जैसे लिटरली एक क्वीन की तरह रूल किया है। एवरीथिंग वॉज रिवॉल्विंग अराउंड हर। शी वॉज अ मास्टरमाइंड, लिटरली मास्टरमाइंड गैंग लीडर। उसने मतलब उसके गैंग से सबसे ज्यादा रोडीज भी स्टे कर रहे थे जर्नी पे ज्यादा टाइम तक, एंड रोडियम्स भी उसके पास ज्यादा हो रहे थे। इतनी शार्प कैलकुलेशन, ग्रेट ग्रेट कैलकुलेशन। ऑन पेपर देखा जाए तो रिया की गैंग सबसे वीक दिख रही थी बाकी दो गैंग्स के कंपैरिजन में, बट रिया के दिमाग की बदौलत ये गेम उसके गैंग के लिए सबसे बेहतरीन रही। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि रिया ज्यादा से ज्यादा टास्क जीतती थी अपनी गैंग के बदौलत एंड अपने दिमाग की बदौलत, और जब उसको मौका मिलता था तो वो प्रिंस की गैंग से भी लोगों को उड़ा रही है, गौतम गुलाटी की गैंग से भी लोगों को उड़ा रही है, और अपने नंबर्स गैंग मेंबर्स के सबसे ज्यादा रखे। सुशांत के केस में जो भी एलिगेशंस रिया पे लगे थे, तो मैं कहूंगी वो लिटरली सारे के सारे सच थे कि वो अपनी उंगलियों पे किसी को भी नचा सकती है, वो अपनी अदाओं से किसी को भी मोहित कर सकती है, इजी लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, एंड अपने काम बहुत इजीली निकालवा सकती है। बहुत ही चालाक और शार्प
माइंडेड है, तो वो लिटरली वो पूरी जर्नी पे भी रोडीज के दिखा है। और पूरे सीजन में उसने गौतम गुलाटी को अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचाया है। नो वंडर्स, अब तो मुझे इस बात में कोई शक ही नहीं है कि उसने सुशांत को कैसे ड्रग्स खिला के उसके सारे पैसे लूटे हैं, अपने घर, उसके घर पे कब्जा किया है। तो मुझे तो अब इस बात में कोई दो राय लगती ही नहीं। सुशांत पे वाकई में बहुत तरस आता है कि वो कैसे इस शातिर, गोल्ड डिगर और मैनिपुलेटर की चुंगल में फंस गया और अपनी जान से गया। कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिसमें सुशांत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती आई, लिटरली। खैर, कमिंग बैक टू रोडीज, मतलब 2-3 एपिसोड में ही एनालिसिस करके पता चल गया था कि हाँ, ये सीजन रिया चक्रवर्ती जीतने वाली है, हैंड्स डाउन। एंड वो ही हुआ, एंड में उसकी ही गैंग से जीता। गजब बेइज्जती है। अब मैं बात करती हूँ प्रिंस नरूला की। प्रिंस के लिए मैं यही कहूंगी कि वो उन लोगों में से है जो खुद तो मतलब टास्क की हर एक बारीकियों को जानता है, हर एक टेक्निकलिटीज को जानता है, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट जब बात आती है उन टेक्निक्स को, उन बारीकियों को इम्प्लीमेंट कराने की दूसरे गैंग मेंबर्स से अपने, तो वो नहीं वो करा पाते। वो जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो उसके अंदर नहीं है। एंड ये मैंने मतलब हर साल ही ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली इन दिस सीजन, कि और यही मेन कारण है कि वो आज तक कभी एज अ गैंग लीडर जीत नहीं पाए। एंड वो अपने सारे गैंग मेंबर्स को फेयर एंड इक्वल चांसेस भी नहीं देता है परफॉर्म करने के। वही गिने चुने 1-2 लोगों को बस टास्क कराता जाता है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान एक बेस्ट प्लेयर तो बन सकता है, बन जाता है, बट अगर उसको वही मौका दिया जाए बेस्ट कोच बनने का, तो वो अपनी टीम को लीड नहीं कर पाता है और बेस्ट कोच नहीं बन। वही हाल प्रिंस नरूला का। एक चीज मुझे प्रिंस नरूला में बहुत अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि वो अपने गैंग मेंबर्स को खुल के खेलने का मौका देता है। मतलब आप कुछ भी खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कभी भी। एंड एक दोस्त वाली फीलिंग, एक भाई वाली फीलिंग वो बहुत देता है। तो उसके अंडर कोई प्रेशर में नहीं खेलता या नहीं बोलता। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है कि श्वेत जब भी बोलता था बड़े आराम से खुल के बोलता था एंड बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता था, जस्ट बिकॉज उसका गैंग लीडर प्रिंस कभी भी उसको रोकता नहीं था कुछ भी बोलने से। वो अपने गैंग मेंबर्स को प्रिंस बहुत अच्छे से फ्रीडम देता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्लेइंग। तो ये क्वालिटी मुझे प्रिंस की बहुत। द वर्स्ट थिंग अबाउट प्रिंस नरूला इज कि गौतम गुलाटी से लड़ाई के दौरान हाउ कैन यू गो सो लो। मतलब कोई इतना नीचे स्तर पे कैसे गिर सकता है मैन। गौतम गुलाटी को इतना नीचा दिखाना कि तुम हो क्या, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अभी भी बिग बॉस में ही अटके हुए हो और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। मतलब इतना टॉक्सिक बिहेवियर प्रिंस नरूला का इस साल, इस सीजन में रहा है ना, कि मतलब मन हो रहा था कि सिर्फ शो से ही नहीं, उसको बिल्कुल देश निकाला कर देना चाहिए। उसको बिल्कुल मतलब जैसे मिस्टर इंडिया निकालो, इसको नजर से दूर करो भाई, किसी तरीके से नहीं देखना इस इंसान। प्रिंस का ऑरा इतना नेगेटिव था इस सीजन में कि सच में लानत है ऐसे इंसान। अपने लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए, अपने आप को प्रेज जरूर करना चाहिए, मैं ये बात मानती हूँ। बट किसी और इंसान को नीचा दिखाने का, बुरी बुरी बातें बोलने का, कड़वे शब्द बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है प्रिंस नरूला। प्रिंस और गौतम की लड़ाई देखना इतना मुश्किल हो जाता था, पूरा एपिसोड झेलना मुश्किल हो जाता था। उन दोनों की फाइट लिटरली सक्स। प्रिंस का बिग बॉस वाला सीजन भी इतना बोरिंग था, एक भी टास्क वो ढंग से परफॉर्म नहीं करता था। एंड फ्री फंड की, फोकट की उसको ट्रॉफी मिल गई चैनल के थ्रू बिग बॉस की। एंड यहाँ पे भी, रोडीज पे भी वो गंद ही फैलाता है। पिछले सीजन तक भी गंद करता था, बट नेहा धूपिया से मतलब गेम के रिगार्डिंग ही लड़ाई होती थी। बट इस साल इतना लो गया है, वो इतना पर्सनल अटैक किया है उसने गौतम गुलाटी पे कि वो बिल्कुल मतलब झेलने लायक नहीं था। सारी नफरत, दुनिया भर में जितनी भी नफरत है ना, तो वो प्रिंस नरूला डिजर्व करता है इस बार के सीजन में, जो भी गंद फैलाई है उसने रोडीज पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मैं जो रोडीज इस साल जर्नी पे सेलेक्ट हुए थे, उनमें से कुछ चुनिंदा रोडीज के बारे में बात करूंगी। आई विल स्टार्ट विद गैरी लू। गैरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इन प्रिंस नरूला गैंग। एंड उसकी जर्नी को देख के मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि गॉन टू अर्ली।
आई बैडली वॉन्टेड हिम टू सी इन फाइनल्स, बट इस बार स्ट्रॉन्ग पहले गए और जो कुछ नहीं करते थे वो लोग जर्नी पे एंड तक रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते वो इस वोट आउट पैटर्न का। फॉर मी इस साल का अगर कोई विनर होना चाहिए तो वो दिग्विजय था, एंड ही जस्ट नेल्ड एवरी टास्क। बस वो मटके वाला टास्क अगर छोड़ दे तो। एंड व्हाट आई नोटिस्ड अबाउट हिम कि उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो टास्क के दौरान होना चाहिए वो इतना उम्दा था, इतना माइंड ब्लोइंग था कि उसको देखने में बड़ा मजा आता था। इट वॉज अ विजुअल ट्रीट टू वॉच दिग्विजय इन दिस सीजन, एंड उसके हर एक टास्क को देखने में आई सो विश कि गौतम गुलाटी अपना दिमाग चला लेता और ये बात समझ पाता कि उसकी गैंग से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिग्विजय है, एंड उस ऐसे रोडियम्स खर्च करता कि दिग्विजय को सेव कर पाता, बट उसने अपना दिमाग नहीं चलाया। या मेकर्स शो के कुछ सोनू अस्त्र चला देते और उसको सेव कर लेते तो इस शो में 4 चांद लग जाते। दिग्विजय ने जो वो पॉलिसी होती है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस लाइन को इतना सीरियसली ले लिया था कि विच एक्चुअली बैकफायर्ड हिम इन दिस जर्नी। मैं खुद एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ एंड बहुत साफ दिल की लड़की हूँ, तो मुझे वो फीलिंग पता है दिग्विजय की कि जब आप ऑनेस्ट होते हो तो आपको सबसे ज़्यादा में मिसअंडरस्टूड किया जाता है, एंड वो ही एक्चुअली इस जर्नी के दौरान दिग्विजय के साथ हुआ। जो 30 रोडीज का स्लॉट आया था वो बहुत अच्छे से जान गया था कि दिग्विजय पूरे स्लॉट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है, तो वो लोग सब उसको कॉर्नर करके उसको गलत एलिगेशंस लगा के उसको गलत प्रूफ करने पे लगे हुए थे। बट ये जनता बड़ी स्मार्ट है एंड वो उसकी ऑनेस्टी वाली, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको पहचान गए और उसको बाहर जनता से बहुत प्यार। जब सब लोग मिल के एक साथ दिग्विजय के ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे, चढ़ते थे, तो दिल को इतना कचोटती थी वो चीज़, इतना दुख होता था जब एक रियल ट्रू पर्सनालिटी जो एक प्योर पर्सन होता है ना उसके साथ गलत होता है तो बहुत दिल को दुख होता है। ऐसे इंसान के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए, एंड दिग्विजय को मैं सल्यूट करना चाहूँगी कि उसने इस नेगेटिव एनवायरनमेंट को, नेगेटिव पीपल को इतना ब्रिलियंटली हैंडल किया है। दैट इज़ लिटरली कमेंडेबल। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि अगर किसी तरह दिग्विजय प्रिंस गैंग में आ जाता तो उसको मतलब वो कुछ ट्विस्ट ऐसा आ जाता कि वो प्रिंस गैंग में शिफ्ट हो जाता तो उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता। इस शो के सीज़न की वैल्यू ही कुछ और आगे बढ़ जाती, मज़ा ही आ जाता। ये फैक्ट बात है। एंड मैं दिग्विजय के लिए एक बात और ये बात बोलना चाहूँगी कि उसने जो ये बात बोली पूरे वोट आउट के टाइम पे कि सब लोगों में, मेरे गैंग के मेंबर्स में हवा चढ़ी हुई है, बस वहाँ पे मुझे लगा कि उसने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर वो गौतम गुलाटी को पर्सनली गैंग के अंदर क्या चल रहा है वो बताता तो वो टास्क के जब भी टाइम मिल सकता है उसको गौतम गुलाटी से बात करने का तब वो बोल देता तो वो ठीक लगता। सबके सामने बोल रहा था इसलिए वो गैंग का बुरा बन गया एंड गौतम गुलाटी का बुरा बन गया, तो ये नहीं बोलना चाहिए था। एंड वो जो वो पीयू के पट्टे पे वो मटका रखने वाली बात थी वो स्मार्टली प्ले कर सकता था। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऑनेस्ट होना ही ज़रूरी है। मतलब जिप इट कर देता, मेकर्स अपने आप, जो कैमरामैन है वो अपने आप देख लेते कि पीयू ने पट्टा रखा है कि नहीं रखा है। अगर ये चीज़ कर लेता, कुछ भी ना बोलता, तो वो स्मार्टली गैंग लीडर की एंड गैंग मेंबर्स की गंदी निगाहों में नहीं आता, मतलब गलत इमेज पोर्ट्रे नहीं होती उसकी। यहाँ वो स्मार्टली खेल लेता तो वो एलिमिनेट होने से बच जाता। अब मैं बात करना चाहूँगी शिवेत की। शिवेत का ग्राफ ऐसे बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। शुरुआत के टास्क उससे परफॉर्म नहीं हो रहे थे, फिर जर्नी के मिड वीक में आके उसने बहुत मतलब कुछ टास्क अच्छे परफॉर्म किए, एंड चूंकि वो बहुत अच्छा नहीं निखर के नहीं अपने टास्क में लेके आ रहा था तो उसको प्लानिंग प्लॉटिंग दिमाग का बहुत चलाना पड़ा। उसको कई जगह मतलब गंदा भी गेम खेलना पड़ा सरवाइव करने के लिए। कुछ हद तक उसका साथ शो के मेकर्स ने और दिग्विजय ने दिया, जो फाइनल टास्क परफॉर्म करने के लिए कंटेस्टेंट के थ्रू वोटिंग रखी और उसमें प्रिडिक्शन गैंग लीडर्स की रखी। अगर सिंपल या तो फिर ये वोटिंग ही नहीं होता और दोनों को
ऋषभ और उस श्वेत को अगर आगे फिनाले का टास्क लेने जाते तो अच्छा था, फेयर होता फिर चीज, क्योंकि टाइमिंग सेमीफाइनल के टास्क की दोनों की सेम थी। तो उसमें वोटिंग रखने का तो मुझे कोई क्राइटेरिया ही नहीं समझ में आया था। और फिर वोटिंग के साथ गैंग लीडर की प्रिडिक्शन रखना, उससे मुझे साफ क्लियर हो गया था कि ये लोग श्वेत को आगे लेके जाना चाहते हैं, शो के मेकर्स ऋषभ को यहीं तक उसको टाटा बाय बाय करना चाहते हैं। और फिर दिग्विजय ने आई डोंट नो कि प्रिंस गैंग को सपोर्ट करने के लिए कि प्रिंस गैंग फिनाले में होना चाहिए, उसने श्वेत को वोट आउट किया। अगर मैं दिग्विजय की जगह पे होती तो लिटरली मैं ये गूफ अप बिल्कुल नहीं करती। अपने दुश्मन को, मैं जो जर्नी पे मेरा दुश्मन है उसको मैं कभी भी आगे लेके नहीं जाती। आशिका एंड आकृति आर द मतलब हार्ट्स कहना चाहिए इस सीजन की, गर्ल पावर को सिंबलाइज करती हैं। एंड मैं पर्सनली दोनों को सेमीफाइनल में देखना ही चाहती थी, एंड स्पेशली आशिका को मैं फिनाले वाला टास्क परफॉर्म करते हुए देखना चाहती थी। शी वॉज ब्रिलियंट इन ऑल हर टास्क, बट मेकर्स के वोट आउट्स इतने हॉरिबल होते हैं कि दिमाग की सटक जाती है लिटरली, मतलब खून खोल जाता है। क्या मेकर्स को अपने वोटिंग स्ट्रैटेजीज पे वर्क करने की ज़रूरत है, एनालिसिस अच्छे से करें, होमवर्क अच्छे से करें, उनके वोटिंग पैटर्न्स अच्छे नहीं। हिमांशु के लिए मैं ये बोलूँगी कि जब तक वो गैंग लीडर गौतम गुलाटी की टीम में था तब तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सारे टास्क में शाइन कर रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, जब वो प्रिंस नरूला की गैंग में शिफ्ट हो गया था तो उसका ऑरा ही एकदम नेगेटिव हो गया था, उससे कोई टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहे थे। एंड इनफैक्ट मम्मी वाले टास्क में तो वो उसने चीटिंग भी की थी। मतलब किसी का माइंडसेट ही एकदम बदल जाए, ये तो बहुत ही एकदम अजीब सी चीज हुई थी इस साल। वाशु के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो रिया चक्रवर्ती ने अपनी टैगलाइन दी थी इस साल सीजन में कि 2 बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली बाजी मार जाएगी, वो एक्चुअली वाशु पे फिट बैठती है कि दिग्विजय और गैरी की लड़ाई में वाशु विनर की ट्रॉफी उठा के ले गया। इससे ज्यादा बेकार, यूजलेस, फट्टू विनर मैंने आज तक किसी भी रियलिटी शो की हिस्ट्री में नहीं देखा है लिटरली। वाशु जब तक प्रिंस गैंग में था तब तक उससे एक भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे, ना ही वो दिमाग चला के प्लानिंग प्लॉटिंग कर पाता था, उससे कुछ भी नहीं हो रहा था इस जर्नी पे। रिया चक्रवर्ती की वजह से वो किसी तरह टास्क परफॉर्म थोड़ा बहुत करने लगा, एंड कहीं से कहीं तक वो मतलब विनर मटेरियल नहीं है, एकदम यूजलेस टू दिस शो है एंड वेस्ट टू दिस शो है। और मैंने क्या सुना उसकी क्लिपिंग्स में कि इस जीतने का श्रेय भी वो रिया चक्रवर्ती को नहीं दे रहा है, वो अभी भी यही कह रहा है कि मैं तो जीता हूं तो मैं प्रिंस की वजह से जीता हूं। तो मुझे तो उसकी जर्नी देख के लगता है कब का एलिमिनेट हो चुका होता है। वो तो सोनू अस्त्र चला तुम पे, इसलिए तुम एक वोट आउट सर्वाइव कर लिए, मेकर्स की बदौलत तुम इस जर्नी पे आगे बढ़ पाए, वरना कब के एलिमिनेट हो जाते। पता नहीं लोगों को अंधविश्वास कहाँ से, गलतफहमियां कहाँ से हो जाती हैं, समझ में नहीं आता। ऋषभ और सचिन के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, दे वर लिटरली ग्रेट एक्टर्स, कि कैमरे का कैसे इस्तेमाल होना है, सबसे ज्यादा लाइमलाइट कवरेज आपको कैसे कैमरे की पानी है, ये इन दोनों को बखूबी पता था। सचिन के लिए मैं एक बात ये कहूंगी कि जब तक वो रिया चक्रवर्ती की गैंग में था ही वॉज शाइनिंग लाइक अ स्टार, मतलब बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म कर रहा था, एंड ऑब्वियसली बोलने और कैमरा का इस्तेमाल करने में तो वो बहुत ही अच्छा था। बट आई डोंट नो गौतम गुलाटी उसको क्यों नहीं चला पाया, मतलब उसके जैसे ही वो गौतम गुलाटी की गैंग में स्वैप हुआ तो उसके परफॉर्मेंसेस बहुत डाउन होने लगे, वो बिल्कुल कोई भी टास्क अच्छा नहीं परफॉर्म करता था, तो उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ गिर रहा था। वो वही बात हो जाती है, शायद लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होती है तो वो अच्छा करवा लेता है इंसान से, और जिसमें नहीं होती वो कुछ नहीं करवा सकता अपने गैंग मेंबर से। तो इसमें मेरे ख्याल से सचिन की गलती का मुझे गौतम की गलतियां ज्यादा लगती हैं। पीहू और पराक्रम के लिए ये कहावतें बहुत सही बैठती हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खा। बॉल टास्क को छोड़ के लिटरली उन्होंने कोई भी टास्क अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड पीहू का जो गेम प्लान था इस जर्नी के दौरान इतना डर्टी, इतना पथेटिक था कि उस लड़की पे बहुत गुस्सा आती थी। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए दिग्विजय विनर था इस साल का, एंड
गैरी, दिग्विजय और आशिका को मैं फिनाले टास्क परफॉर्म करते हुए देखना चाहती थी फाइनलिस्ट के रूप में। एंड सेमीफाइनल में मैं गैरी, दिग्विजय, आशिका, आकृति, ऋषभ एंड हिमांशु को देखना चाहती थी। ये मेरे लिए टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे इस सीजन के। ये था मेरा आज का रिव्यू रोडीज पे। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने कितना रिलेट किया आप मुझे वो बताइएगा अगर आप रोडीज देखते हैं तो। एंड मेरे रिव्यू आपको कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे बताइए। अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, और ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय।